अगर आपको जानना है कि कौन से 6 टाइप के स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी स्टॉक को कब लेना और बेचना चाहिए, एक अच्छे स्टॉक में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंड उसमें से भी 6 क्वालिटी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट ये बुक पीटर लिंच ने लिखी है। पीटर लिंच अमेरिका के काफी वेल नोन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से एक है। उन्होंने फिडेलिटी फंड हाउस में मैजेलन फंड को मैनेज किया था, जिसमें उनका रिटर्न 29.2% था 13 सालों के लिए। इस बुक समरी वीडियो को 5 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले भाग में एक आम आदमी को क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अ फंड मैनेजर। सेकेंड पार्ट में अच्छे स्टॉक्स की क्या क्वालिटीज होती है एंड उन्हें कैसे पहचाने, एंड बुरे स्टॉक्स की क्या क्वालिटीज होती है। थर्ड पार्ट में कौन से फाइनेंशियल नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए। फोर्थ पार्ट में 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स कौन से होते हैं, एंड फिफ्थ पार्ट में स्टॉक्स को कब बाय एंड सेल करना चाहिए एंड असेट अलोकेशन पे बात की गई है। तो ये पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक कॉमन मैन को क्या एडवांटेज है ओवर अ फंड मैनेजर। तो ये बुक में ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए तभी अट्रैक्टिव होते हैं जब या तो उसमें कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन ने भी शेयर खरीदे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट वो स्टॉक पे रिकमेंडेशन रिपोर्ट लिखता है, तभी जाके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उस स्टॉक को खरीद सकते। बट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं होता है, वो कोई भी स्टॉक अपने मन में जो उसको पसंद आता है वो खरीद सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कैप कंपनी। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है, अगर वो रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसमें उसका पैसे का नुकसान हो जाता है, मतलब शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता है या ऐसे कोई भी कारण कैसे नुकसान हो जाता है, तो वो ये बोल सकता है कि अरे रिलायंस कंपनी में तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, काफ़ी सारे दूसरे म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन प्लेयर्स ने इन्वेस्ट किया था, तो उन सबका नुकसान हुआ है। पर अगर वो ऐसी कोई स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो अननोन हो, जिसमें ज़्यादा किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया हो दूसरे इंस्टीट्यूशन ने, तो वो मैनेजमेंट को आंसरेबल होता है कि उसने ये स्टॉक में क्यों पैसा इन्वेस्ट किया और पैसे गवाए। फिर और एक पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर्स को काफ़ी सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि एक रूल ये है कि कोई भी फंड मैनेजर एक स्टॉक में फंड का 10% के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कहीं भी होता है कि उसका अलोकेशन है कोई पर्टिकुलर स्टॉक को, वो 10% से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे उस स्टॉक को विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड में वापस शेयर्स को बेच के 10% या उसके बिलो लाना पड़ता है एलोकेशन को। 10% के ऊपर एक्सीड नहीं हो सकता एलोकेशन। और एक पॉइंट ये है कि अगर कोई फंड है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको AUM बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंड का स्कीम है जिसका AUM 20,000 करोड़ है और उसको 4% एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो दैट अमाउंट्स टू 800 करोड़। तो यानी उस फंड मैनेजर को अगर 4% इन्वेस्ट करना है तो उसको 800 करोड़ का शेयर्स लेना पड़ेगा एक कंपनी में। तो अब अगर वो कोई बड़ा कंपनी है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे TCS, इन्फोसिस वगैरह टाइप बड़ा कंपनी है। पर अगर वो कोई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप, पूरा मार्केट कैप ही 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ तक का है, 1000 करोड़ में तो पॉसिबल भी नहीं है इतना बड़ा अलोकेशन कर पाए वो, क्योंकि इतने शेयर्स ही नहीं अवेलेबल हो गए मार्केट में उसको ओपनली परचेस करने के। तो ये एक एडवांटेज है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, बिकॉज उनको ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते हैं, उनको इतना बड़े लेवल पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे उनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट होगा वो तो काफ़ी कम होगा हर एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का, जबकि एक फंड मैनेजर को काफ़ी सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑपरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर ये बुक में ऑथर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जहाँ पे एक कॉमन इन्वेस्टर को एडवांटेज है कि वो बोलते हैं कि हमें हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे AC, डिटर्जेंट, PVC पाइप हमारे घर में यूज़ होते हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स के कंपनीज लिस्टेड होती है, तो हमें इन कंपनीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी बना रही है। फॉर एग्जांपल, घर में यूज़ होने वाले काफ़ी सारे PVC पाइप्स है, उसकी काफ़ी कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि एस्ट्रल पाइप्स। मैं आपको और एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा, तो काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टर है डॉली खन्ना। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में कहा था कि वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे जो उनकी वाइफ घर में यूज़ करती थी, जैसे कि हॉकिंस कुकर, फेम ब्लीच यानी डाबर कंपनी का फेम ब्लीच, ज़ायडस वेलनेस कंपनी का न्यूट्रलाइट बटर एटसेट्रा। तो उनको काफ़ी सारे स्टॉक आइडियाज़ घर में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उसमें से मिले। और एक एडवांटेज जो ऑथर बताते वो है कि फाइंडिंग 10 बैगर्स इज डिफ़िकल्ट इन लार्ज कैप कंपनीज। तो ये 10 बैगर चीज़ क्या होती है,
तो बेसिकली ऑथर बताते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक है जिसका प्राइस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 10 बैगर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई 100 रुपये का शेयर लिया है और उसका प्राइस 1000 रुपया हो जाता है तो दैट इज अ 10 बैगर स्टॉक, या फिर इसको मल्टी बैगर भी बोलते हैं, 3 बैगर, 4 बैगर, 20 बैगर। तो लार्ज कैप कंपनीज में ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बड़े मार्केट कैप पे होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख करोड़ की कंपनी को 10 लाख करोड़ की कंपनी बनना बहुत डिफिकल्ट है, एज कम्पेयर टू अगर कोई 1000 करोड़ की कंपनी है उसको 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बनना ईजी है। तो इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि स्मॉलर कैप कंपनीज हैव एन एडवांटेज ओवर लार्ज कैप कंपनीज इन केस ऑफ मल्टी बैगर्स। तो ये सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि अच्छे स्टॉक्स की क्या क्वालिटीज़ होती है एंड बुरे स्टॉक्स की क्या क्वालिटीज़ होती है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑथर बताते हैं कि जो डल एंड बोरिंग बिजनेस होते हैं जो पैसा कमाते हैं वो अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू हाई क्वालिटी या फिर कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। ऑथर इसमें एग्जाम्पल देते हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, एक फ्यूनरल सर्विस कंपनी का, जो कि डल एंड बोरिंग माना जाएगा एज कम्पेयर टू अ हाई टेक्नोलॉजी स्टॉक लाइक चिप कंपनी या फिर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी। उनका मानना है कि डल एंड बोरिंग बिजनेसेस आर बेटर बिकॉज वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ न्यूली लिस्टेड एंटिटीज होती है जो कि जिसको स्पिन ऑफ कंपनीज माना जाता है या डीमर्जर कंपनीज होती है, उसमें भी अच्छे स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं। बेसिकली ये ऐसी कंपनीज होती है जो पेरेंट एंटिटी से डीमर्ज हो जाती है, जैसे कि मारिको एंड काया लिमिटेड। तो मारिको वो कंपनी है जो पैराशूट हेयर ऑयल बनाती है, तो उनका काया क्लिनिक्स करके एक स्किन केयर का ब्रांड है, तो उसमें काया क्लिनिक कंपनी को वो लोग ने सेपरेटली लिस्ट किया है स्टॉक मार्केट पे, और मारिको जो कंपनी है वो पहले से ही लिस्टेड थी, तो डीमर्जर हुआ है उनका। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑथर बताते हैं कि अगर ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, यानी जहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनका इन्वेस्टमेंट ना हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा कोई स्टॉक हो जिसको एनालिस्ट फॉलो नहीं कर रहे तो और भी अच्छा है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये कंपनी है, इसको अब तक बिग मनी यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, इन्होंने अब तक इस स्टॉक को डिस्कवर नहीं किया है, तो ये सस्ते भाव में मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑथर हमें बता दे कि हमें आउट ऑफ फेवर इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स को देखना चाहिए, या ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो करंटली मार्केट में फेवर में नहीं है या इन डिमांड नहीं है। एंड ऑथर इसका कारण बताते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हमें काफ़ी सारे लो प्राइस स्टॉक मिल सकते हैं। बेसिकली आप सस्ते भाव में शेयर्स को खरीद सकते हैं यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट ऑथर बताते हैं कि वो स्टॉक या कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स का रिपीट परचेज होता रहे, रादर देन वन टाइम परचेज लाइक एसी या ऐसे कोई कैपिटल गुड्स जो होते हैं, उससे अच्छा कंज्यूमर गुड्स वाला जैसे मेडिसिन, लेजर ब्लेड्स एटसेट्रा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मल्टीपल परचेजेस। ओके, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर बताते हैं कि अगर आप कभी भी ये चीज़ देखें कि इनसाइडर्स बड़े क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, तो इनसाइडर्स मतलब कौन होता है? कंपनी के प्रमोटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। अगर ऐसा देखा जाता है कि ये बड़े क्वांटिटी में मार्केट में से शेयर्स को परचेस कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि उनको लग रहा है कि मार्केट में जो कंपनी का भाव चल रहा है वो अंडर वैल्यूड है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी बाइंग किया है और आपको उनसे भी सस्ते प्राइस पे वो स्टॉक मिल रहा है, तो आपके लिए और भी अच्छा है। सातवां कारण ये है कि कंपनी बायबैक कर रही है, तो इसका लॉजिक भी 6 पॉइंट जैसा सेम है कि कंपनी के पास एक्सेस कैश है और उसके पास कोई इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वो देखता है कि शेयर मार्केट में कंपनी के जो शेयर्स के भाव है वो अंडर वैल्यूड बेसिस पे चल रहा है, तो इसके लिए वो पैसे, वो उसके पास जो फ्री कैश पड़ा रहता है उससे मार्केट में से बायबैक कर लेता है शेयर्स को। ओके, तो इस बुक में ऑथर बताते हैं कि बैड स्टॉक्स कौन से होते हैं और ऐसी उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होती है जिनको देख के हमें उन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिटी एक वो बताते हैं, द हॉटेस्ट स्टॉक। ये वो स्टॉक होते हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसको सब लेना चाहते हैं। वो स्टॉक नेचुरली महंगा मिलेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज का स्टॉक काफ़ी हाई प्राइस पे चल रहा था ड्यूरिंग .com बूम, बिकॉज सबको वो लेना था। सेकेंड पॉइंट ये है कि द नेक्स्ट समथिंग स्टॉक। तो ये स्टॉक्स वो होते हैं जिनको नेक्स्ट मैकडोनल्ड्स, नेक्स्ट HDFC बैंक ऐसा बोला जाता है। इन स्टॉक से संभल के रहना चाहिए, कॉज मोस्ट केसेस में वो स्टॉक ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट HDFC बैंक जैसा बनेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑथर बोलते हैं कि अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स।
ये ऐसी कंपनीज होती है जो हर 3-4 साल में न्यू इंडस्ट्रीज में एंटर करती है एंड उसमें पैसा डुबाती है। लाइक कोई डिफेंस कंपनी है जो फार्मा इंडस्ट्री में एंट्री कर रही है या फिर एफएमसीजी में एंट्री कर रही है। बेसिकली अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में एंट्री करते हैं ये कंपनीज, और इसके लिए ऑथर इसको डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स बोलते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि ऑथर बोलते हैं अवॉइड विस्पर स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिसको लोग टिप्स के फॉर्म में देते हैं कि ये ले लो 2 साल में काफ़ी ऊपर जाएगा। आपने ऐसे काफ़ी स्टॉक्स का नाम सुना हो, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। सिंगल कस्टमर स्टॉक्स, ये ऐसी कंपनीज होती है जो अपना सेल्स का 25 to 50% सिर्फ एक कस्टमर को सेल करती है या 2-3 कस्टमर्स को ही सेल करती है। मीन्स अगर इनमें से एक भी कस्टमर चला जाता है तो कंपनी का सेल्स 25 to 30% गिर जाएगा एंड लॉस होगा। थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हमें कौन से फाइनेंशियल नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कितना % ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1%, 2%, 10%, ये आपको देखना चाहिए। सेकंड जो नंबर आपको देखना चाहिए वो पीई रेशो है। बेसिकली पीई रेशो इज़ प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, यानी कि 1 रुपये के अर्निंग के लिए हम कितना प्राइस एक कंपनी को देने तैयार है शेयर्स का। तो ऑथर बताते हैं कि हमें देखना चाहिए कि कंपनी का पीई रेशो कितना है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट्स। बेसिकली ऑथर बोलना चाहते हैं कि अगर आपका पीई ऑफ द कंपनी इज हाफ ऑफ द ग्रोथ रेट देन इट इज़ अ बार्गेन। कैश पोजीशन, ऑथर बोलते हैं कि हमें कंपनी का कैश पोजीशन देखना चाहिए विच इज़ नेट ऑफ डेट। बेसिकली अगर सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को हम पे कर देते हैं कैश के थ्रू, तो फिर लास्ट में हमारे पास कितना कैश बचता है वो हमें देखना चाहिए, दैट इज़ कैश आफ्टर नेट ऑफ डेट। फिर हमें डेट इक्विटी रेशो की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हाउ मच इज़ द डेट इक्विटी रेशो ऑफ द कंपनी। टू मच ऑफ डेट इज़ कंसिडर्ड बैड। डिविडेंड, तो ऑथर हमें बताते हैं कि हमें देखना चाहिए कि कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रहा है। क्या कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करता है, क्या हर साल कंपनी का डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमें वो ट्रेंड भी देखना चाहिए पास्ट ईयर्स का कैसा रहा है। एनी हिडन एसेट, तो ऑथर बताते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी के बैलेंस शीट में अगर कोई हिडन एसेट है क्या। हिडन एसेट जैसे कि लैंड, सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट या प्रीशियस मेटल जो कि बैलेंस शीट में बैठा हुआ है बट उसका फेयर वैल्यू अब तक मार्केट अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। फ्री कैश फ्लो, तो ऑथर बताते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का कैश फ्लो क्या है, यानी फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो वो होता है जब कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेती है तो उसके पास कितना कैश बच जाता है, दैट इज़ फ्री कैश फ्लो। इन्वेंटरीज, ऑथर बताते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि इन्वेंटरीज कंपनी के ग्रो हो रहे हैं क्या। अगर येस तो इसका कारण क्या है कि मैनेजमेंट जो इन्वेंटरीज है या स्टॉक है उसको जल्दी सेल नहीं कर पा रहा है या क्या कारण है, ये हमें देखना चाहिए। ग्रोथ रेट, ऑथर बताते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का पिछले सालों में प्रॉफिट ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो इस फोर्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कौन से 6 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज होते हैं। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ऑथर ने बेसिकली सारी कंपनीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें से 3 कैटेगरीज ऐसी है जो प्रॉफिट ग्रोथ से रिलेटेड है और 3 ऐसी है जो स्पेशल सिचुएशन में आ सकती है। सो फर्स्ट है उसमें स्लो ग्रोवर्स। तो स्लो ग्रोवर्स वो कंपनीज होती है जो कि लार्ज कंपनीज होती है और एजिंग कंपनीज होती है, यानी पुरानी कंपनीज होती है। बेसिकली इन कंपनीज का ग्रोथ रेट है वो जो कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ रेट है उससे सिमिलर होता है। तो इंडिया के केस में ये कुछ 6-7% के अराउंड ग्रो करेंगी। एंड इन कंपनीज की एक खासियत ये होती है कि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करती है बिकॉज इनके पास री इन्वेस्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। एंड जनरली स्लो ग्रोवर्स ऐसी कंपनीज होती है जो एक टाइम पे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है, बट सिंस अभी इनका इंडस्ट्री मैच्योर हो गया होता है इसीलिए ये स्लो ग्रोवर कैटेगरी में आ जाती है। तो हमें इन कंपनीज में जनरली ये देखना चाहिए कि इन कंपनीज का पास्ट रिकॉर्ड क्या है डिविडेंड पे करने का। क्या वो स्टेबली डिविडेंड पे करते आ रही है एंड डिविडेंड अमाउंट हर साल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो ट्रेंड हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो दूसरी कैटेगरी है स्टॉलवर्ट्स। तो स्टॉलवर्ट ऐसी कंपनी होती है जो बड़ी कंपनीज होती है। ये कंपनीज स्लो नहीं होती है ग्रोथ में बट फास्ट भी नहीं होती है। बेसिकली ये 10 से 15% के अराउंड ग्रोथ करती है प्रॉफिट में हर साल।
तो ये कंपनीज़ का फ़ायदा ये है कि जब रिसेशन आता है तो ये कंपनीज़ काफ़ी कम गिरती है, तो इस ये कारण की वजह से ऑथर बोलते हैं कि हमें थोड़े स्टॉलवर्ड्स भी रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, बट इनसे हमें ज़्यादा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। ऑथर इस बुक में कोको कोला कंपनी का एग्जांपल देते हैं, जो कि एक स्टॉलवर्ड कंपनी है। तो इन कंपनीज़ में हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से पीई पे स्टॉक को खरीद रहे हैं, कि वो हाई है या लो है। एंड हमें ये भी देखना चाहिए कि पास्ट का ग्रोथ रेट क्या है इस स्टॉलवर्ड कंपनीज़ का, एंड क्या वो कंपनीज़ मेंटेन कर पा रही है क्या वो ग्रोथ रेट को इन रीसेंट ईयर्स। तो तीसरी कैटेगरी है फास्ट ग्रोवर्स। फास्ट ग्रोवर्स ऐसी कंपनीज होती है जो हर साल प्रॉफिट में 20 से 25% का ग्रोथ करती है। तो ये कंपनीज वो होती है जो इवेंचुअली जाके 10 बैगर 40 बैगर, कई कई केसेस में तो 100 बैगर भी बन जाती है। जनरली ये स्मॉलर कंपनीज होती है एंड इसीलिए ये रिस्की भी होती है काफ़ी। तो कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को खरीदते समय, वो ये है कि कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। ऑथर बोलते हैं कि 20 से 25% हर साल जो ग्रो करने वाली कंपनीज है वो उन्हें काफ़ी पसंद है। एंड हमें ये भी देखना चाहिए कि फास्ट ग्रोइंग कंपनीज का पी क्या है। ऑथर को ऐसा कोई कंपनी जो उसके आसपास ट्रेड कर रही है ग्रोथ रेट के, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी 20-25% ग्रो कर रही है तो उसका पी अगर 25 से 30 हो तो ऑथर को ऐसी कंपनीज पसंद आती है। तो चौथी कैटेगरी ऑफ कंपनीज है साइक्लिकल कंपनी। साइक्लिकल कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइसेस का ऊपर जाना या गिरना एक प्रेडिक्टेबल फैशन में हर बार रिपीट होते ही रहता है। इन कंपनीज में असली टास्क ये होता है कि हमें ये एक्चुअली फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा राइट टाइम है इन स्टॉक्स को एंटर करने का। ऑथर कुछ कंपनीज का एग्जांपल देते हैं जो साइक्लिकल है, वो है ऑटो इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल कंपनीज एट्सेट्रा। तो फिफ्थ टाइप ऑफ कंपनी होती है एसेट प्लेस। एसेट प्लेस ऐसी कंपनी होती है जो कोई फॉर्म ऑफ असेट पे बैठी होती है जिसका मार्केट वैल्यू नहीं करता है। बेसिकली इट कुड बी एन हिडन एसेट, इधर इट कुड बी लैंड या कोई कैश होता है, कोई इन्वेस्टमेंट होता है इन अदर कंपनी, एंड मार्केट इस हिडन एसेट का वैल्यू नहीं कर रहा है। तो इन स्टॉक्स में हमें जनरली ये देखना चाहिए कि कंपनी के पास कोई हिडन एसेट है क्या एंड उस हिडन एसेट का वैल्यू कितना है। सिक्स टाइप ऑफ कंपनी है टर्न अराउंड कंपनीज। तो ये टर्न अराउंड कंपनीज ऐसी होती है जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, मिसमैनेज कंपनीज होती है, एंड ये कंपनीज ट्राई कर रही होती है अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने का, प्रोडक्ट चेंज करने का या फिर मैनेजमेंट को चेंज करने का, एंड वो ट्राई कर रही होती है कि कंपनी को कैसे भी प्रॉफिट मेकिंग बनाया जाए। ऑथर बताते हैं कि जनरली मोस्ट ऑफ द टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट अगर आपको एक दो भी ऐसी कंपनीज मिल गई जो एक्चुअली सक्सेसफुली टर्न अराउंड हो जाती है तो उसमें आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में सिम्फनी एक एग्जांपल है जो कि एक टर्न अराउंड कंपनी है। तो सिम्फनी कंपनी जो एयर कूलर्स बेचती है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल टर्न अराउंड। इन स्टॉक्स में हमें ये देखना होता है टर्न अराउंड स्टॉक्स में कि क्या कंपनी प्रॉफिट में रिटर्न कर रही है, क्या कंपनी अपना कॉस्ट कट कर रही है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम और भी ऐसे बुक समरीज के वीडियो ला सके, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको ये बुक डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो ये फिफ्थ पार्ट है इस बुक समरी वीडियो का, जिसमें हम देखने वाले हैं कि स्टॉक्स को कब बाय एंड सेल करना चाहिए। तो व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक। तो ऑथर बताते हैं कि द बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक इज़ जब आपको कोई भी स्टॉक सस्ते भाव में मिले जो कि अट्रैक्टिव प्राइस है उस स्टॉक को खरीदने के लिए। वो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में एक सस्ते भाव में स्टॉक मिल रहा है, आपको वो खरीद लेना चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक। तो ऑथर बताते हैं कि बेचने का डिसीजन किसी स्टॉक को बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो ऑथर इस डिसीजन को हर कैटेगरी वाइज स्टॉक के हिसाब से अलग अलग बताते हैं। तो कोई स्लो ग्रोइंग स्टॉक होगा तो ऑथर बताते हैं कि स्लो ग्रोइंग स्टॉक में वो ऐसे स्टॉक को जब वो 30 या 50% का रिटर्न कमा लेते थे उस स्टॉक पे, या फिर अगर कंपनी का फंडामेंटल्स डिटोरिएट हो गया है तो उसको वो बेच देते थे। वो अगर कंपनी कोई नया रिसर्च नहीं कर रहा है या फिर डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव नहीं है या फिर कंपनी कोई अनरिलेटेड एक्विजिशंस कर रहा है तो तभी भी उस स्लो ग्रोइंग स्टॉक को बेच देते थे। सो एक स्टॉलवर्ट को कब बेचना चाहिए। तो ऑथर बताते हैं कि अगर कोई स्टॉलवर्ट कंपनी है, अगर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा है या फिर कोई स्टॉलवर्ट है जिसका पी 15 पे है
और वही मार्केट में दूसरे स्टॉलवर्ड्स का पी 10-11 या उससे सस्ता है, तो ऑथर इस स्टॉक को बेच के उन स्टॉक्स को खरीद लेते थे। या फिर अगर कोई स्टॉलवर्ड है जिसका ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो उस स्टॉक को भी वो बेच देते थे। एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी को कब बेचना चाहिए, तो ऑथर बोलते हैं कि ये ट्रिकी है, क्योंकि अगर हमने कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी को जल्दी बेच दिया तो हम एक उसे मल्टीपैगर नहीं बना पाएंगे, जैसे 10 बैगर 20 बैगर। तो जनरली ऑथर बोलते हैं कि हमें देखना चाहिए कि पी अगर कोई स्टॉक का रैपिडली एक्सपांड हो रहा है एंड वो एब्सर्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, जैसे कि 60-70 का पी, और पी काफ़ी हाई है बट ग्रोथ रेट इतना सस्टेनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पी 80-90 हो एंड ग्रोथ रेट कंपनी का प्रॉफिट का खाली 25 या 30% हो, तो चांसेस है कि आगे जाके उसके भाव गिरे। एक साइक्लिकल कंपनी को कब बेचना चाहिए, तो ऑथर बताते हैं कि जब साइकिल ख़त्म हो जाता है तो उस साइक्लिकल स्टॉक को बेच देना चाहिए। एंड अब हमें समझेगा कैसे कि साइकिल ख़त्म हो चुका है, तो ऑथर बताते हैं कि जनरली हमें इन्वेंटरी पे ध्यान देना चाहिए। जब भी इन्वेंटरी का बिल्डअप होने शुरू हो जाता है तो हमें समझना चाहिए कि साइकिल ख़त्म होने आ गया है। हमें टर्न अराउंड कंपनी को कब बेचना चाहिए, ऑथर बताते हैं कि टर्न अराउंड कंपनी को तभी बेचना चाहिए जब उसका टर्न अराउंड स्टोरी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है, अपना डेट को रिड्यूस करना शुरू कर देता है, कंपनी का इन्वेंटरीज है वो फास्टर रेट पे ग्रो हो रहा है एज कम्पेयर टू द सेल्स ग्रोथ, और कंपनी का पी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है या हो चुका है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर अर्निंग प्रोजेक्शंस। तो ये सब कारण है जब हम वी शुड सेल अ टर्न अराउंड कंपनी। असेट एलोकेशन, तो ऑथर बोलते हैं जनरली वो कि अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स को ओन कर रहे हैं, जैसे कोई स्लो ग्रोवर है, कोई फास्ट ग्रोवर है, कोई स्टॉलवर्ड है, एक दो टर्न अराउंड है, यानी ये 6 कैटेगरीज के कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ऑथर बोलते हैं कि ये डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है। बट ऑथर बोलते हैं हमें कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी सिर्फ एक स्टॉक में। ऑथर बोलते हैं कि उनका कोई फिक्स रूल नहीं है नंबर ऑफ स्टॉक्स को लेके, बट अराउंड वो 10 स्टॉक्स को बोलते हैं कि दैट इज़ इनफ फॉर अ स्मॉल पोर्टफोलियो। बट वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी कंपनी ऐसी मिलती है जो इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसमें झिझकना नहीं चाहिए कि उसका शेयर आप ना खरीदें। बेसिकली आपको कोई भी कंपनी पसंद आती है जो इंटरेस्टिंग है, आपको उसके शेयर ले लेने चाहिए। तो दोस्तों ये था समरी ऑफ वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। हमने इस बुक के लर्निंग्स को इन अ सिंपल फॉर्म आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके कोई भी सजेशन हो इस वीडियो को लेके, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। थैंक यू।